क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। 11th-12th में हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए स्टडी करते हैं, सिंपलेस्ट एटम जो है। और क्वांटम मॉडल में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह क्यों ट्रीट करना पड़ेगा, उसके वेव नेचर को क्यों इंक्लूड करना पड़ेगा, उससे क्या नई अ, चीजें हमें साथ में लेके चलनी होगी और वो है क्वांटम थियरी, वेव मैकेनिकल मॉडल। इसमें इलेक्ट्रॉन जो एक क्लाउड की तरह रिप्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ ए पार्टिकल, डॉट की तरह नहीं जैसा बोर्ड मॉडल में। इसका जो कॉर्नर स्टोन, जो बेड रॉक है, वेव फंक्शन है। और प्रोबेबिलिटी एक टूल है जिसका यूज करके हम इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस को मेजर करते हैं। वेव फंक्शन है जिसपे हम ऑपरेशन करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा होगा के, और इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं। हर इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो, उसका एक यूनिक जो है वेव फंक्शन होगा, और उस वेव फंक्शन में सारी उसके गुण समाहित होंगे, मीन उसकी सारी प्रॉपर्टीज उसमें होंगी। और क्वांटम मॉडल के ऑपरेटर्स बोला जाता है उसमें, उसका यूज करके हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं। और लास्ट क्लास में हमने देखा साई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेव फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला हमने डिस्कस किया था कि भाई वेव फंक्शन जो है, पहले आप समझें, किताबों में देखेंगे तो आपको सिंपल ग्राफ दिखाई पड़ेगा, 3 डायमेंशन है एक्चुअली, एटम हमारा 3 डायमेंशन है। तो वेव फंक्शन कोई भी हम बनाएंगे तो इस तरह से एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन में हमें आर थीटा फाइव लेके चलना होगा, ठीक है। क्योंकि अपने लेवल अभी, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, उसको समझना है, उसके लिए हम सिंप्लीफाइड 2 डायमेंशन में लेके पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। और आर थीटा फाइव के कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे। इन सब कोऑर्डिनेट्स, श्रोडिंगर इक्वेशन, उसके डेरिवेशन, उसके सॉल्यूशन, इसके सेपरेट वीडियो, बिकॉज दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, और वो वहाँ डाइवर्जन है। यहाँ पे केवल हम कॉन्सेप्चुअल फ्लो देख रहे हैं, ठीक है। वेव फंक्शन का कॉन्सेप्ट आया बिकॉज ऑफ जो ऑब्जर्वेशन हुआ हमारा डेविएशन जर्मन का, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई पड़ रहा था पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के, तो हमें वेव का कॉन्सेप्ट डालना पड़ा। उसका नेचुरल आउटकम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी आया था, वो भी हमने देखा। इन दोनों को इंक्लूड करने के लिए वेव का कॉन्सेप्ट लाया गया, वेव फंक्शन, ठीक है। और क्यों अनसर्टेन है मेजर करना, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताना इम्पॉसिबल है 100% एक्यूरेसी, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ पार्ट बच जाएगा बताने से। आप बताओगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो आप 100% उसका प्रेजेंस नहीं बता रहे हो, मतलब कहीं और भी हो सकता है। हो सकता है मतलब संभावना, संभावना मीन्स आप उसको मैथमेटिकल टर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हो तो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आए। तो जो वेव फंक्शन होता है, ठीक है, वेव फंक्शन, वेव फंक्शन जो है इसमें आपका, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, हमने भी डिस्कस किया था। यू कैन नॉट मेजर एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू साई। बट हाँ, इसके स्क्वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। स्क्वायर क्यों? क्योंकि वेव फंक्शन और वेव का एम्पलीट्यूड लिया गया है, यहाँ पे स्टैंडिंग वेव, मैटर वेव का एम्पलीट्यूड लिया गया, और उसके स्क्वायर को इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो 3 डायमेंशन में हो गया। और वेव फंक्शन अगर 2 डायमेंशन में इस तरह से देखें, और वेव फंक्शन जो होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। मेन हमारा जो अपने लेवल पे इसको समझना है हमें, वेव फंक्शन एक पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो मैथमेटिक्स की तरह आपको ग्राफ दिखाई भी पड़ रहा है। तो कोई भी फंक्शन, जो फंक्शन है, फंक्शन एक मैथमेटिक्स के टर्म में जिस फंक्शन को समझते हैं वही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, ठीक है। मीन्स फंक्शन का क्या होता है डेफिनेशन, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होगा। एक एक्स की एक वैल्यू के लिए दो जो है वाई आउटपुट नहीं हो सकता। तो फंक्शन ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डबल डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ये बातें हैं। बाउंडेड होना चाहिए, अनबाउंडेड नहीं होना चाहिए। अनबाउंडेड का मतलब ये हो जाएगा फंक्शन का स्क्वायर भी अनबाउंडेड आने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, ठीक है, एटम के अंदर, इसलिए शुड बी बाउंडेड। इसलिए आप देखें इसमें जो वेव फंक्शन ब्लू, रेड और ग्रीन कलर में 3 दिखाए गए हैं, वो कौन कौन से हम लोग आगे देखेंगे। ये सारे जो है जीरो की तरफ, इधर जीरो की तरफ टेंड हो रहे हैं, मतलब बाउंडेड है। जब आप एटम से बाहर की तरफ जा रहे हो तो ये ग्राफ का स्क्वायर क्या है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है। तो अब जीरो की तरफ जा रहा है मतलब ग्राफ का स्क्वायर, मतलब साई स्क्वायर, ये साई का ग्राफ है, साई स्क्वायर जीरो की तरफ जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम होती जाएगी, और वही होना चाहिए। तो सारे, कोई भी एक रूल है, जब आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो फंक्शन का, तो आप कभी भी एक्सिस पे जो है दूर जा रहे हो आप, तो आपके क्या होना चाहिए, वो जीरो की तरफ टेंड हो। एक रूल जब आप फंक्शन प्लॉट कर रहे हो। दूसरा क्या,
PDF जो है R=0 जो 0 पे दिया हुआ है, PDF जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल क्या होता है भाई, लास्ट क्लास में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ऑर्बिटल जो है वो वॉल्यूम है, वो रीजन है न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ जहां पर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, एटलीस्ट 90% है। ठीक है, उसी को ऑर्बिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे हर एक आप समझिए, हर एक ग्राफ जो है एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसका स्क्वायर करके प्लॉट खींच लें, वही है, वही ऑर्बिटल है, वही उसकी जगह है। यहाँ पे 1 डायमेंशन में 2 डायमेंशन हम दिखाई बना रखे हैं यहाँ पर। अब इसका अगर आप 3 डायमेंशन प्लॉट करके और स्क्वायर करके आप प्लॉट करोगे तो वो एग्जैक्टली आपको बता देगा कि किस वॉल्यूम में कहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है। वही जो शेप निकल के आता है वही ऑर्बिटल होता है, और डिफरेंट डिफरेंट शेप निकल के आते हैं, और उसी शेप को हम स्टडी करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन ही केमिस्ट्री में पूरा मायने रखता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का जो कहाँ पर पाया जा रहा हो, कैसे वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इंटरेक्ट करें। यहाँ ऐसा नहीं एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन उधर और कंचे खेल रहे हैं, फिक्स ही नहीं है, क्लाउड की तरह है। और हमको क्योंकि इंटरेक्शन एटम, दो एटम के इलेक्ट्रॉन के बीच दिखाना है, तो हमें एक कंसिडरेबल दोनों एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाहर एक ऐसा वॉल्यूम पता होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम बहुतायत उस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना हो, तो वही ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल 100% प्रेजेंस नहीं बताता है। सो इसमें आप देखें नोड का कॉन्सेप्ट, नोड जैसे कोई भी फंक्शन जो साई स्क्वायर जहां जहां पे 0 होगा, वही फंक्शन जो दिया हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन की जहां भी पाए जाने की संभावना 0 है, प्रोबेबिलिटी 0 है, उसको नोड बोलते हैं। तो नोड के लिए जो कंडीशन है हमारी, तो क्या है भाई, नोड के लिए कंडीशन साई स्क्वायर 0, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। जैसे आप रेड वाला ग्राफ लें, तो ये प्लॉट कहाँ कहाँ 0 हो रहा है। ये जो प्लॉट है हमारा, एक तो यहाँ पे 0 हो रहा है और एक यहाँ पे 0 हो रहा है। 0 पे जो ओरिजिन है वहां का नोड, उसको काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि 0 पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो वहां पर इररेलीवेंट है नोड की बात करना। तो जो इनफाइनाइट पर भी मैंने बोला कि आपका इनफाइनाइट पे 0 हो रहा है, और न्यूक्लियस पे भी यहाँ पे देख रहे हैं 0 दिखा रहा है, और इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी पाए जाने की 0 है न्यूक्लियस पे, तो उसको नोड नहीं लेते। और इनफाइनाइट पॉइंट भी कोई वेल डिफाइंड पॉइंट नहीं है कि वहां पर 0 हो रहा है। इट्स कंटिन्यूअस 10 टू इंफिनिटी, 10 टू 0। दीज टू मीन्स, तो आर की जो भी वैल्यू आएगी, आप जैसे जो दूरी बढ़ती जाएगी, जितनी भी आप जितने भी आप आर थीटा फाई स्फेरिकल क्वांटिटेट में कोऑर्डिनेट में जब इसको स्टडी करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है, जैसे ये वेव फंक्शन है जो किसका किसका वेव फंक्शन आर थीटा फाई का, ठीक है, आर थीटा फाई का हो जाएगा। और अगर केवल रेडियल पार्ट लेके हम स्टडी करते हैं, ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड में केवल 1 डायमेंशन मान लो लेके चलते हैं, तो एक्स को डील करते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी मान लो हम केवल आर के डायरेक्शन के साथ उसका बिहेवियर देख रहे हैं, और साई जो है, जो हमारा वेव फंक्शन है, वो केवल आर का फंक्शन है, और इसको हम इस एक्सिस पे आर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जहां जहां 0 हो रहा है उसको हम रेडियल नोड बोलते हैं, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आर पे 0 हो रहा है, इसलिए उसको रेडियल नोड बोलते हैं। अब यहाँ पे रेड वाला जो है 2 नोड हो गए। अब ग्रीन वाला आप जब देखोगे, ग्रीन वाला एक इन्फिनिटी पे 0 की तरफ जा रहा है, एक 0 पे न्यूक्लियस पर, तो वो इसमें देयर इज नो नोड फॉर दैट। ब्लू वाला जो है एक जगह कट कर रहा है, और देखिए नीचे जाके फिर ऊपर आ रहा है, तो क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इधर कोई नोड नहीं है ब्लू वाले के लिए। यहाँ पे अगर ब्लू वाले के लिए देखेंगे, एक नोड आ रहा है, ठीक है। ब्लू का जो नोड आ रहा है वो कहाँ पर है, ये वाला, ठीक है। अब इसका इस तरह से ग्राफ नहीं पूछा जाएगा। अब एग्जाम में जो पूछा जाता है वो इनके क्वांटम नंबर, जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप 4 क्वांटम नंबर से उसको एड्रेस दे सकते हो, उसको बता सकते हो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होगी। उन क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर जो एन, एल, एम एल और एस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, इसका अलग से वीडियो है, उसको में आप समझें।
ये चारों ही अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो है एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, उसकी टोटल एनर्जी। दूसरा एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को। तीसरा एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन को, स्पेस क्वांटाइजेशन जिसको बोलते हैं। और चौथा जो है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको रिप्रेजेंट करता है। इन चारों को के बारे में, किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर पूरी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं किसी एटम के अंदर, तो इन चारों को बताना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उसके बेसिस पे, तो जैसे एन एल आपका एन एल एम एल और एस है। ठीक है, इसमें से रेडियल नोड, जैसे ये कहाँ कहाँ जीरो होगा, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हमें एन एल की वैल्यू पता हो तो वहां से हम बता सकते हैं कि कितने डिस्टेंस पे उस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ कहाँ जीरो है। तो वो जो वैल्यू आती है रेडियल नोड जो होता है n माइनस एल माइनस 1 होता है। कौन सा नोड? रेडियल नोड। ठीक है, और L क्या होता है भाई? ये भी नोड होता है, बट ये एंगुलर नोड होता है। दिस इज व्हाट? एंगुलर नोड। ठीक है, एंगुलर नोड मीन्स किसी पर्टिकुलर एंगल पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जीरो। ठीक है, तो रेडियल नोड और एंगुलर नोड, अगर हमें पता चल गया किसी ऑर्बिटल के बारे में, हमें एन एल की वैल्यू पता, तो ये पता चल गया कहाँ कहाँ कट कर रहा है एक्सिस को। और हमें ये भी पता है कि भाई इन्फिनिटी पे हमेशा उसको जीरो की तरफ ही टेंड करना होगा। एक और चीज है जो हमें पता होना चाहिए, अगर एस ऑर्बिटल, एस पी डी एफ में से एस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन जो है जीरो जीरो से स्टार्ट नहीं होता, जीरो जीरो से स्टार्ट नहीं होता। पी डी एफ दे ऑल स्टार्ट फ्रॉम जीरो जीरो से। ठीक है, जीरो पे एकदम एग्जैक्ट वेल डिफाइंड वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियस है, वहाँ पे जीरो ही होगा। सो इसको प्लॉट कैसे करेंगे? इन्हीं दो बातों का यूज करते हुए इनको प्लॉट किया जा सकता है। अब इसको ये जो ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल से लिखे गए, ऑर्बिटल कुछ और नहीं है। इलेक्ट्रॉन अगर किसी जगह पर है तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो दी जाती है इस टर्म में लिखा जाता है। जैसे 3s लिखा है, 3s का मतलब क्या है? पहला जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एस पी डी एफ ये जो है ऑर्बिटल्स है। ठीक है, ऑर्बिटल मीन्स एक पर्टिकुलर शेप और रीजन आएगा एस का, पी का और डी का। इलेक्ट्रॉन अगर एस में होगा एक स्फेरिकल शेप के रीजन वॉल्यूम में रहेगा न्यूक्लियस के बाहर। और एन इक्वल, और न्यूमेरिकल वैल्यू आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वही वाला नंबर है जो बोर ऑर्बिट का है। जैसे एन 1s 2s 3s लिखा हुआ है आपका, तो एस आ गया, इसका मतलब अब जो अगर इसमें किसी में भी इलेक्ट्रॉन गया तो उसका जो न्यूक्लियस की चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सॉलिड स्फीयर की तरह होगा। उसके अंदर नोड भी आ सकता है, बट एक सॉलिड स्फीयर की तरह होगा। और उस सॉलिड स्फीयर में जो सॉलिड स्फीयर होगा 1s 2s 3s शेप सेम होगा, बट साइज डिफरेंट होगा। 1s 2s 3s दे ऑल विल बी स्फेरिकल, बट आपका जो साइज सबसे कम होगा 1s का होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर 1s में है तो दैट इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, 3s है तो रिलेटिवली अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो 3n की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो n दो चीजों को बताता है, एक एनर्जी और दूसरा साइज। ठीक है, तो साइज ज्यादा होता जा रहा है तो उसको डिफ्यूज स्टेट बोलते हैं। इसी तरीके से p ऑर्बिटल है, डंबल शेप होता है, और 2 का साइज 3 से कम होगा। अच्छा 3D 4D है, इस तरह से होता जाएगा। और यहाँ पे आप देखें, अगर हम उसको अप्लाई करना चाहें कि 1s 2s 3s, आप 1s में देखें कहीं पर भी एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, और s में हमने बोला कि वो नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है। इन्फिनिटी पे सारे ग्राफ आप देखो, इन्फिनिटी पे अगर देखोगे तो सारे ग्राफ जो है जीरो की तरफ टेंड कर रहे हैं। P और D और F दे ऑल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक है, तो सारे ग्राफ जीरो की तरफ टेंड कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो एक्सिस के ऊपर से जा रहे हो चाहे एक्सिस के नीचे से जा रहे हो, जहां जहां क्रॉस कर रहे हैं, जहां जहां कट कर रहे हैं वो नोड है। जैसे 1s में जीरो नोड है, कहीं नहीं कट कर रहा है एक्सिस को, वो ऐसा बना हुआ कि टच करता हुआ दिख रहा है, बट वो टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, जैसे से इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। 2s में एक जगह कट करके नीचे जा रहा है, फिर ऊपर
क्रॉस करके नहीं आ पा रहा। 3s में एक बार नीचे गया फिर कट करके ऊपर आया, मतलब उसमें 2 नोड हो गए। तो 2s में 1 और रेडियल नोड है, डिस्टेंस के साथ दिख रहा है। तो अगर हम इसको चेक करें, ठीक है, तो n माइनस l माइनस 1 अगर लगाएं तो फर्स्ट वाले केस 1s के लिए अगर हम यहाँ पर देखें अपना 1s 2s 3s, ठीक है, इसमें n की वैल्यू 3 है। s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, -1, कितना आ जाएगा 2। और वही दो जगह आप 3s में देखें 2 नोड आ रहा है, ठीक है। 2s कहां पर है, 2 हो गया 0 -1, 1 आ गया, 1 + 0 - 0 आ गया, 0 नोड आ गया। इसी तरीके से आप 3p और 3d की अब चेक कर सकते हो और इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ को भी। तो इस तरह से और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और विल सी नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि शेप ऑफ ऑर्बिटल, उसमें नोडल सरफेस, नोडल प्लेन, SPDF में फर्दर और कैसे डिवीजन हो सकते हैं। बाय बाय।